बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं रूही एचएन। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। एक वर्दी, एक अवाम, एक वतन। नाजरीन, कौम की मिट्टी के एक एक खून के कचरे का बदला लेने का वक्त आ गया है। हमने देखा कि जिसका इंतजार किया जा रहा था, तर्जुमान पाक फौज की जानिब से भी कहा जा रहा था कि हमारे जवाब का इंतजार करो, वो जवाब हमने दे दिया है और दिया भी जा रहा है। भरपूर किस्म की कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी हमने देखा कि इंडिया की जानिब से जो चीजें सामने आई थी वो बाज नहीं आ रहा था और उन्होंने अपने तैयारे भेजे, हमने वो भी गिरा डाले। सबसे बड़ी बात जिस पर उनको फख्र था, राफेल, वो भी हमने गिरा दिया। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें सामने, उन्होंने ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिया, हमने उसका भी भरपूर तरीके से जवाब दिया। और इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि इससे कबल DGISPR का कहना था कि भारतीय तैयारों ने नूर एयरबेस और मुरीद बेस और शॉर्टकोट बेस पर हमले किए हैं। भारत पूरे खित्ते को जंग में धकेलना चाहता है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमारे तमाम असासे महफूज हैं। और आज सुबह की कार्रवाई के बाद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है वो भी बहुत काबिल दीद है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो की है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है भारत को, उसको तबाह कर दिया गया है। और ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने उनका ये सिस्टम तबाह कर दिया है। और इसी के साथ साथ इस सिस्टम की जो मालियत बताई जा रही है 1.5 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। इसकी अगर कैपेबिलिटी की बात करूं कि ये सिस्टम क्या सलाहियत रखता है, तो उसमें यह है कि ये 300 जो इसके टारगेट्स हैं उनको हैक कर सकता है एक ही वक्त में। इसी के साथ साथ 36 टारगेट्स को एक ही वक्त में तबाह कर सकता है। ये सलाहियत है इस S-400 सिस्टम की, जिसको हमने तबाह कर दिया है, जो कि अपने अंदर खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने ब्राह्मोस स्टोरेज सांड नगरोटा को भी तबाह कर दिया है। भारी नुकसान के इजलास सामने आ रही हैं। साइबर ऑपरेशन के दौरान 10 जैल अहदाफ को निशाना बनाया गया। 10 एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको भी तबाह कर दिया और 1744 वेब सर्विस का डाटा भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा विंड मिल्स और एनर्जी सार्फिन का डाटा भी उड़ा दिया गया है। भारतीय रेलवे और गैस का डाटा भी डिलीट कर दिया। 507 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस भी तबाह कर दी है। 15 मेल सर्विसेज भी, ये भी हमने तबाह कर दिया है। इसी साइबर हमले में 13 गवर्नमेंट पोर्टल भी तबाह कर दिए हैं। बहुत बड़ी तबाही है ये भारत के लिए। और इसी की जानिब से ये भी हमने सुना कि भारतीय फौज ने भारतीय हुकूमत को ये एडवाइस की थी कि आप इस तरह ना करें, इसका भरपूर किस्म का जवाब मिलेगा। और ऐसा ही हुआ कि हमारी पाक फौज ने भरपूर किस्म का जवाब दिया है इसका, जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि आवाम बड़े सवालात कर रही थी कि कब जवाब दिया जाएगा, कब वो इंतजार खत्म होगा। आज सुबह हमने देखा कि हमने भरपूर किस्म का जवाब भी दिया है। आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये जंग अगर भारत ने शुरू किया है तो उसको खत्म हम करेंगे और इसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के जंग के कुछ असूल होते हैं। आप सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकते, आप किसी की मजहबी इबादत गाहों को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन भारत ने ये शर्मनाक पहल की है और इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर बात कर रहा है। हमने देखा कि रूस की जानिब से वजारत खारजा ने भी बातचीत गुफ्तगू करने का सिलसिला शुरू किया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से उन्होंने बात की है। इसी के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की जाती है, ये मामला कहां तक जाता है, नेगोशिएशन होती है, टेबल टॉक होती है ये नहीं, क्योंकि हम तो पीस के ख्वाह हैं। हमने हमेशा ही ये कहा है कि हम चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से पहल की जाएगी तो फिर इसका भरपूर किस्म का जवाब हम देंगे। इसी हवाले से आज हम बात भी करेंगे। जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है एक्स MPA हैं मलिक मोहम्मद जानजेब वारन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। इसी के साथ तशरीफ फरमा है सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ रजीउद्दीन रजी साहब हमारे साथ है। उनसे जानेंगे कि क्या मामलात है, आगे क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया और या इंटरनेशनल स्टेट्स क्या कहती हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे ही आगाज कर लेते हैं सर। हमने देखा कि जिस इंतजार किया जा रहा था, आवाम के बहुत सारे सवालात थे कि कब जवाब दिया जाएगा, वो इंतजार की घड़ियां खत्म कर दी, हमने भरपूर किस्म का जवाब दिया है। भारतीय लोग इस वक्त सर जोड़ के बैठे हैं कि ये क्या हो गया है, आगे क्या देख रहे हैं? देखिए आगे हम देखना ये है कि भारत को हमारी तरफ से भारत को ये तवक्को थी उन्हें, वो हमारी कैपेबिलिटी से शायद वाकिफ भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमाकत की। और उस हमाकत में हमने पहले भी देखें कि हमारी तरफ से पहल नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई।
और पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हम जाहिर है अमन ही एक ज़रूरत है खित्ते की भी। अब जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ी हैं और भारत ने ही बढ़ाई हैं और पाकिस्तान के जवाब के बाद अब वो जैसे आप बता रहे कि सब सर जोड़ के बैठे हैं, सिर्फ वही नहीं सर जोड़ के बैठे, आलमी बरादरी भी अब सर जोड़ कर बैठ गई है और आलमी बरादरी की जानिब से अब भारत पर प्रेशर आना शुरू हो गया है और भारत पर प्रेशर आएगा। क्योंकि जब ये जंग फैली, अगर ये जंग फैली जैसे भारत इसमें है और वो इजरायली इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ भी बहुत से दोस्त ममालिक मौजूद हैं। पाकिस्तान का आजमूदा दोस्त हमारा, हर गर्म सर्द में हमारे साथ खड़े होने वाला चीन है हमारे साथ, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से भी बुलंद है, ये ज़रबुल मिसल ऐसे नहीं बनी हुई। चाइना हमारे साथ है, फिर तुर्की हमारे साथ है, इस्लामी ममालिक की तरफ अगर आप देखें तो तुर्की और पाकिस्तान जो है वो हमेशा से इस्लामी ममालिक में एक एटमी कुव्वत होने के नाते भी पाकिस्तान को हमेशा एहतराम की नज़र से और पाकिस्तान को एक वक़ार की नज़र से देखा जाता है। बावकार मुल्क है इस्लामी दुनिया में, हमारा वो मुल्क है जहाँ इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जहाँ सारी दुनिया के लोग आए, इस्लामी ममालिक आए और उसके बाद आप शहबाज शरीफ साहब को देखें या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, इनके आपने फ्रीक्वेंट विजिट देखे हैं सऊदी अरब के भी और अपने दीगर दोस्त ममालिक के भी। तो वो फ्रीक्वेंट विजिट्स क्यों थे? वो सिर्फ ये नहीं थे, जाहिर है इन्हें चीज़ों का पता होता है, बहुत आगे की चीज़ें हो रही होती हैं और अब टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी चीज़ें अगर हम एज्यूम कर रहे होते हैं और डिजिटल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है और लोग अब एक एक लम्हे से बाखबर हैं और आप इस वक्त साइबर वार के साथ साथ डिजिटल वार में भी आ गए हुए हैं। तो उसमें फिर जो हमारी मुक़्तदर कुव्वतें हैं, पाकिस्तान की फ़ौज हो, पाकिस्तान के इदारे हों, उनकी सलाहियत पर तो किसी को शक नहीं है। और अगर अब आलमी बरादरी ने सर जोड़कर ना बैठी और जिस तरह कह रहे और भारत ने मजीद की हरकत की तो फिर इससे ज़्यादा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा उसका। मैं तो इसको इस नज़र से देख रहा हूँ। ठीक है, जहां साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान को भी पता, पाकिस्तानी अवाम को भी पता और भारत को भी पता था कि पाकिस्तान के अंदर ही कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद भारत ने एक बहुत बड़ी हमाकत की। क्या कहेंगे इस हवाले से कि भारत, मोदी क्या चाहता है कि उसकी ईगो आड़े आ गई है जिसकी बिना पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हमेशा से जो हिंदुस्तान है इसने ऐसी हरकतें की है, ये आज से नहीं कर रहा। हमने तहम्मुल, बुर्दबारी और जो हमारी काबिलियत है फौज की और हमारे डिफेंस की और हमारे जो कायदीन हैं उनकी हिकमत अमली की वजह से ना, हमेशा से आप देखें जब से पाकिस्तान बना है तो ये नहीं हुआ कि भाई जो है ना पाकिस्तान को वो जिस तरह देखता है, पाकिस्तान ने मुकम्मल दिफा किया है। पाकिस्तान ने हमेशा उसके साथ एक समझ लें पूरी दुनिया को बताया है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है और जो भी इनकी सारी चीजें होती हैं वो यकीन जाने पूरी दुनिया के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए। अब तो उसने वैसे छेड़ दिया है ना, पता होने के बावजूद। आप मुझे बताएं, जब ये बात करता है क्या हमारे पास एटम बम नहीं है? हमारे पास न्यूक्लियर जो इस वक्त दुनिया की टॉप ऑफ दी उस पर जाता है पाकिस्तान, वो सारी चीजें मौजूद हैं। ये तहम्मुल से और सब्र से और सारी चीजें आप देखें। अभी वो राफेल की बात करता है, राफेल का क्या हुआ? उड़ा के रख दिया ना उसको। और अभी आप देखें, मैं अभी वो करंट सिचुएशन देख रहा था, आ रहा था, तो एक खातून पायलट जो उतरी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये क्या चीज है? वो क्या समझ रहे हैं? और जो वो ड्रोन फेंक, मैं तो कह रहा हूं फेंक रहे हैं। और आगे देखें कि जो हमारी दिफा का एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि कारनामा है, ये तो थोड़ा बता रहे थे, हमारा मीडिया और हमारे लोग ये सच बता रहे थे, 125 के करीब उन्होंने भेजे और सारे के सारे तबाह कर दिए हमारी फौज ने, हमारे डिफेंस ने। अच्छा, रात जो फिर वो कह रहे थे, रात उनकी चीखें क्यों निकली? अगर हमारे अंदर कोई चीज है, तहम्मुल, बुर्दबारी है, तो हमने हौसले के साथ रात जो चीखें निकल रही थी, अभी तो वो हमारे जहाज ने ना थोड़ी सी फ्लाई किया है और उनकी चीखें निकल गई हैं और उन्होंने जनाब वो आईपीएल का भी वो मनसूख कर दिया है, उनको भगा दिया है कि भाई उनको क्या डर है। और हमें कोई चीज का कोई डर नहीं है। हमें देखें, दो चीजें हैं मुसलमान की, मर गए तो शहीद, जिंदा रहे तो गाजी। इनको तो मौत का डर है। ये तो हमेशा से इनका यही खौफ रहता है कि जी हमारी तो वैसे हमने जल जाना है। तो ये जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जज्बा, ईमानी कुव्वत
ये हमारी सबसे बड़ी चीज है और हमने ये साबित करना है कि हम एक बुर्दबार और तहम्मुल और सब्र के साथ चलेंगे। इनके तरह वो नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया को खतरे में डाल दें और पूरी दुनिया को तबाह करने के चक्कर में। मैं आलमी ताकतों को जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं कि वो इनको समझा रहे हैं इंसान बनो, इंसान बनो, यानी हर तरफ से इसको थ्रेट मिल रहा है। तो अगर इसने ऐसा किया तो मैं नहीं समझता कि हमारी जो है ना, जो इस वक्त कौम है या कौम पूरी फौज के साथ है। और कौम ने कल साबित भी किया, एक बहुत बड़ी रैली निकाली हमने आपने देखा होगा कि यहां से लालिक चौक से हम सीधा प्रेस क्लब गए हैं, तो एक बहुत बड़ी झंबे गफीर अवाम का निकला है कि उन्होंने फूलों की पत्तियां निशावर की। उसमें हम सिविलियन भी थे और हमारे जो है ना फौजी हजरात भी थे, जिसमें रिटायर्ड भी थे, जिसमें साबिक भी थे, MP MNA और हाजिर सर्विस सारे जितने भी थे, सारे मिलकर मैं दुकानों पे देख के बड़ा खुश हुआ हूं। आम लोगों ने जब फूलों की पत्तियां निछावरी, ये क्या समझते हैं? ये हमारी कौम इस हिंदुस्तान, इस बनिए के खिलाफ और इसकी साजिश के खिलाफ मुत्तहिद है। ठीक हो गया। राजी साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस मकसद के लिए ड्रोन्स भेजे गए थे, क्या भारत वो मकसद हासिल करने में कामयाब हुआ? भारत कभी भी कोई मकसद हासिल कामयाब नहीं हुआ। मैं आपको 2-3 मिसालें, आप जंग की बात कर रहे हैं ना, 2 जंगें हैं जिनके बारे में हमारी एक हिस्ट्री मौजूद है। एक 1965 की वार थी। 1965 की वार हमने अपने बुजुर्गों से उसके बारे में सुना। और 1965 की वार में मुल्तान पर अटैक हुआ था और मुल्तान में उन्होंने दरियाए चनाब को रनवे समझकर यहाँ बम फेंके थे और वो बम जो थे उनकी आवाज़ें आईं। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि उस वक्त यहाँ से जो लोग थे, जब ये बमबारी हुई, बजाय खौफजदा होने के, क्योंकि अवाम बहुत जुर्रत हौसले वाले हैं पाकिस्तानी अवाम, तो बजाय खौफजदा होने के ये लोग बड़ी तादाद में साइकिलों पर कासिम बेला पहुंचे थे बम देखने के लिए। जाहिर है एक खतरनाक काम भी था ये कि आप बम वहां पड़े हुए हैं और वो डिफ्यूज नहीं हुए हैं या नहीं हुए, वो तो गिरे वहां। ये वहां पहुंचे और पूरा शहर में जो था, एक जिसे था कि भाई बम देखने जा रहे हैं, पूरा शहर वहां पहुंच गया था। ये मैं आपको 65 की बात बता रहा हूँ। अब मैं 1970 की वार की तरफ आता हूँ। 71 की जो सब हम 1971 वॉर की बात कर रहे थे। 1971 की वार जो है, मैं उस वक्त स्कूल में था। अच्छा। और मैं पहली जमात में था। अच्छा। 1971 में। और हमारा स्कूल भी कैंट में था और कैंट पब्लिक स्कूल था जो SP चौक के करीब ये स्कूल हमारा था। मुझे ये याद है कि उस वक्त भी मुल्तान पर बमबारी हुई थी और उस वक्त जो शेरशाह वाला ऑयल डिपो है, इसे निशाना बनाया गया था और उसके शोले हमारा घर कैंट में ही था और उसके शोले वहां से दिखाई देते थे। 65 की जंग में मेरे ताया जो थे वो शहीद हुए थे, वो मेजर थे। और 65 की जंग में मुझे बचपन में जो अपने घर में देखा मैंने, यानी मेरी दादी अम्मा थी, मेरे दादा थे, बड़ों से उनसे पता चला कि मेरे ताया जब शहीद हुए 65 की जंग में, तो मैंने उनकी वर्दी देखी अपने घर में। वो 65 की जंग में वाघा पर गोलाबारी में शहीद हुए थे। तो मेरी दादी अम्मा ने उनकी वर्दी संभाल कर रखी हुई थी जिसके चीथड़े उड़े हुए थे और जिस पर ब्लड था। तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि हमने फिर ये हौसला जो है हमने अपने बुजुर्गों में देखा और मेरे दादा ने, मेरी दादी ने हमें बचपन से जब हमने ये सारा कुछ देखा कि हमारी फैमिली के साथ ये एक लिंक बना आर्मी का। और उसके बाद जब 70 की वार में जब हम देख रहे थे तो हम क्रश इंडिया के नारे आज भी आप देखें कि आपको लोगों में जज्बा आप देख रहे हैं कि जब से ये जंग शुरू हुई है आप देखें बहुत सारी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर पाकिस्तानी परचम नजर आ रहा है, रिक्शों पर पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है। और उस वक्त भी हमने ये देखा कि हम बच्चे थे स्कूलों में, हम छोटे छोटे थे उस वक्त, तो बहुत सारे स्टिकर्स थे। स्टिकर तो नहीं होते थे उस जमाने में, लेकिन कार्ड के बैनर होते थे जिन्हें क्रश इंडिया लिखा होता था
यानी पाकिस्तान में जब जंग होती है तो फिर पूरी कौम मुत्तहिद होती है। बिल्कुल। और 65 में आपको याद होगा कि इस कौम ने जो जज्बा था 65 की वार में, एक पैसा एक टैंक का उस जमाने में एक स्लोगन आया था कि एक पैसा अगर आप सब देंगे, पूरी कौम अगर एक एक पैसा देगी तो हम एक टैंक खरीद सकते हैं। ये 1965 का स्लोगन था जो हमने पढ़ा है हिस्ट्री में और तस्वीरें देखी हैं उस जमाने की। तो 70 में फिर, और 65 में भी और 70 में भी, 70 में फिर ये जज्बा जो था ये एक और तरह, फिर सकूत ढाका होता है इस दौरान, और उसमें फिर पूरी कौम एक दफ़ा आजुर्दा होती है। लेकिन फिर हमने उसके बाद अगला जो हमने देखा, फिर हमने जब एक तजर्बा देखा कि जब हम एटमी कुव्वत बने जी। और जब हम एटमी कुव्वत बने तो उसमें भी हमने नहीं, भारत ने पहल की थी, और भारत ने बहुत पहले की थी। और उसके बाद जब 28 मई आया था, जिसे हम यौम तकबीर कहते हैं, तो उस वक्त हम जर्नलिज्म में थे, और हम वो उस वक्त भी एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसा था कि किस वक्त धमाका होना है ये किसी को मालूम नहीं था, एटमी धमाका किस वक्त होना है, और हमने रातों को जाग कर उसका इंतज़ार किया। और उस वक्त भी एक कौम में फिर ये जज्बा था, और आपने देखा कि उसके बाद फिर मिसाइल बने, गौरी मिसाइल, या अब देखें ये हथियार अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन हम एक शायर की हैसियत से, एक अदीब की हैसियत से, एक कलमकार की हैसियत से, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा हथियार कलम है जी। और हमें बारूद का मुकाबला कलम के साथ करते हैं, इसीलिए हम कामयाब भी होते हैं। जंजर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारत ने हमेशा झूठ की सियासत की है, प्रोपेगेंडास की है, मीडिया भी उनका प्रोपेगेंडा करता है, झूठी खबरें पहुंचाता है। अभी कल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि किस तरह से बाकायदा एक पिक्चर को, वीडियो को एड्रेस करके बताया कि किस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया है। भारत की तो ये शुरू से ही रही है, लेकिन अब उस वक्त हमने कहा, उन्होंने बताया कि हमने अटैक किया, कश्मीर का नाम लिया, हमने डिनाई किया, हमने नहीं किया। आज हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, हमने खुद कहा कि हमने ये किया, और आज जो भारतीय मीडिया है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो ऑपरेशन इन्होंने किया है उस पर हमें इस तरह, तो भारत की हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया और जो भारतीय मीडिया इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत खतरे की घंटी बज गई अंदर। देखिए जी, बात सीधी है, ये हम इनको बार करा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं, और आज से नहीं करवा रहे, जब से इन्होंने काम शुरू किया है। आपने देखा होगा, भावलपुर से मेरा ताल्लुक है, उन्होंने भावलपुर में जो हमला किया है निहत्त मासूम लोगों पे किया है, और मस्जिद थी, हमारा मदरसा था, इनके भी मंदिर हैं, इनकी भी इबादतें हैं, इनकी चीखें यही निकलनी है। देखिए, हम नहीं छेड़ते इन चीजों को, वो छेड़ रहा है बार बार। मतलब हमारी जो एक आजादी है, हमारा आजाद मुल्क है, उस पे उन्होंने एक बहुत बड़ी जरब मारी है। बिल्कुल। और ये उसने कोई पूरा देख ले, इंटरनेशनली किसी से नहीं पूछा, और पूरी बदमाशी उसने की है। एग्रेशन का आगाज खुद किया, उसने की है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। अब जो मैं बार बार यही पहले भी मैं कह चुका हूं कि उनकी आप मीडिया को उठा लें, और जो प्रोपेगेंडा, जो झूठ पहले बके जा रहे थे, अब वो सही चीज पे आ गए। नहीं जी, वो तो अब हमला कर गए हैं, वो ये कर गए हैं, तो हमारी जो है ना फौज सोई हुई है। अब वो अपनी फौज के ऊपर बातें कर रहे हैं, पहले तो हमारे ऊपर बातें कर रहे थे ना। आज वो सारी सिविल सोसाइटीज उनके देखे रैलियां निकली जा रही हैं, और वो कह रहे हैं कि ये तो सत्तू पी के सोए हुए हैं, अपने इंडियन के बारे में कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जब हमारे साथ इस तरह का मामला हुआ है तो पहले हमने सारी चीजें देखनी होती हैं। ये नहीं कि फौरन जो है ना बेसब्री के साथ और जो है ना जाके हमला कर दें। बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े तरीके के साथ इनको जवाब भी मिल गया है, अभी थोड़ा मिला है। चीखे तो इनकी पूरे ये समझते हैं ना जी, हम दुनिया के बहुत बड़े नक्शे में बहुत बड़ी आबादी वाले बहुत बड़े मुल्क हैं, लेकिन इनके पास ईमानी ताकत नहीं है। ईमानी ताकत हमारे पास है, और एक एक बच्चे के पास है। अब वहां देखिए, एक बच्चा शहीद हुआ है ना, उसके वालिदैन क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि हम सारी जितनी भी औलाद है हम कुर्बान कर देंगे पाकिस्तान की खातिर और अफवाज पाकिस्तान की खातिर। और जो हमने हाथ मजबूत करने हैं वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। वो साबित हो गया है। वो उनके जहन में था कि ये बिखरे हुए लोग हैं, ये यानी बैठे रहेंगे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, और मुझे अपना पता है, सारी रात हम जाग रहे हैं, सारा दिन हम प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी बात। और फौज के साथ जैसे फौजी सोच रहे हैं हमारे, इसी तरह पूरी कौम एक बच्चा यही प्लानिंग कर रहा है कि ये करे, और इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया के नक्शे में इनके टुकड़े टुकड़े होने हैं, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
अभी आप इनके देख लें, ये जो हमारी साथ वाले जितने भी हैं इनके जो भी कौमें, मैं नाम नहीं लेता, सारे के सारे उनकी बगावत हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए इससे। ये तो डिक्टेटर है, ये तो वहां पे कुचल रहा है, मुसलमानों को कुचल रहा है, सिखों को कुचल रहा है, और भी काफी बिरादरियां हैं, ईसाइयों को कुचल रहा है। तो ये कौन सा ये अपने आप को समझता है कि मैं जो है मैं बड़ा आजाद मुल्क हूं और मैंने लोगों के साथ बड़ा जो है ना वो रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ। मैं कहता हूं इसी जंग में इसके टुकड़े टुकड़े होने हैं, इसने बर्बाद होना है, और इस मोदी के सर पे हमने डंडे मारने हैं। ये आपने देखना है इंशाल्लाह। और मैं दूसरी बात ये है कि ये मैं बार बार कहता हूं, अपनी कौम को कहता हूं कि आपने ना सब्र के साथ और मुत्तहिद होके, जैसे हमने जो भी हमारे पास चीजें हैं ना, हम कुर्बान कर, पैसे देने के लिए और जान कुर्बान करने के लिए पूरी कौम तैयार है कराची से खबर तक। मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो है ना इंटरनेशनली जो बैठे हुए हैं, जो थिंक टैंक हैं, वो सारी इस पे वो बातें कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये जब जाग जाती है तो ये फिर पीछे हटने वाली नहीं है। आपने पूरी दुनिया में ये साबित करना है। और अभी इसी मैं एक वो तबसरा सुन रहा था इंटरनेशनली, तो ये कह रहे थे कि यार देखें, पाकिस्तान अगर ये बफिर गया तो फिर क्या होगा? बफिर गया, लफ्ज देखें, बफिर गया तो फिर क्या होगा? पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो उनको क्या डर है कि इनके पास न्यूक्लियर है, और वो किस लिए पड़ा हुआ है? वो तज़ीन और ऐश के लिए तो नहीं है ना। जब ये इन्होंने कुछ करना है तो ये आपने देखना है कि जो हमारे ऊपर ये बातें कसने वाले हैं, ये खुद भागेंगे, ये खुद दौड़ेंगे कि यार पाकिस्तान के सब्र का जो है ना पैमाना लबरेज हो चुका है, तो इस पे जो है ना जाके इनके साथ बात करें। और हम भी मानने वाले हैं, हम तहम्मुल वाले लोग हैं, हम ऐसा नहीं करते। हमने तो साबित किया ना, हमने तो अपना मुजाहिरा किया, हमने तो अब जाके अपना जवाब दिया। जवाब तो देखें कि हमारे जब आप आजादी पे हमला करेंगे, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। हमने तो अपने कामों में जो है ना, ये देखें आप जो इबादत गए हैं, हमारे जितने भी अकलियत में लोग हैं, आप उनसे पूछें, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमारे वो भाई हैं, हमने कभी उनको ये तंग नहीं किया। हम तो उनके साथ प्यार। और देखें, जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के बाद तक आज तक आप देखें, कभी ऐसा इनके साथ हमारा कोई तासुब है ही नहीं। अकलियत के साथ हमारा तो प्यार है, शादी खुशी गमी में हम बैठे होते हैं। और इनका हाल देखें, रोजाना जो इनकी आती हैं वहां से खबरें, वो आप चेक कर लें कि क्या कर रहे हैं अकलियत के साथ। और फिर अकलियत को छोड़ें, हम तो एक बहुत बड़ी कौम है जी, हमारी तो एक कम्युनिटी है ना जी। पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम, ये ऐसे तो नहीं है ना जी जो आके हमारी आजादी पे ये हमला करेगा। एक और चीज आपकी गुफ्तगू में जी सर, कुछ दाखिली मसाइल हैं बहुत सारे। अच्छा, एग्जैक्ट भारत के अंदर बहुत सी शोरशें हैं, बहुत सारे इलाके हैं। इससे पहले हम खालिस्तान वाला मसला देख चुके, जहां इन्होंने सिखों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया था और कुचल दिया था, लेकिन वो चीजें दबती नहीं होती। आपको भारत के अंदर बहुत सारी जगहों पर कुछ आवाजें उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। और मोदी साहब को इंतखाबात में वो कामयाबी नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मोदी वो नहीं मिली। और उसके बाद ये आप अपने दाखिली इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए एक ऐसी एडवेंचर कर देते हैं कि अब दुनिया की उनकी कौम जो बहुत सारी और इश्यूज में उलझी हुई थी, जब भी वहाँ के इंटरनल इलेक्शन आते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर सामने आती है, वो एडवेंचर करते हैं ताकि आवाम की तवज्जो हटाई जा सके। बहुत शुक्रिया रंजीत साहब, आपने वक्त दिया। संदीप साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इंजीनियर मोहम्मद बिलाल, इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिलाल, मैं ये जानना चाहती हूँ, अब की जो सिचुएशन है, हंगामी सूरत हाल है, और बहुत सारी चीजें आप तक भी पहुंचाई गई होंगी कि हंगामी सूरत हाल में जब इस तरह की सूरत हाल होती है, जब मुल्क में जंग की सूरत हाल होती है, तो फिर क्या चीजें होती हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, क्या हिदायत आप तक पहुंचाई जाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आपको पता है कि हम हालत जंग में इस वक्त, और एक बुज़दिल और मकार दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमारे सिविलियंस और हमारे वो लोग आम शहरी उनके ऊपर हमलावर हुए हैं। तो उसका जवाब हमारी पाक फौज, पाक फोर्सेस हर महाज पे दे रही हैं। वो रिटेलिएट करना उस रात या उसके बाद की जितनी भी स्ट्राइक्स हों या आज सुबह की स्ट्राइक्स हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज जो है अपनी कौम का जो है सर, उसको फ़ख्र से सर बुलंद किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की भी है कि इस हालत के अंदर, इस प्रेजेंट जो सर्कमस्टांसेस हैं, इसके अंदर पब्लिक जो है
वो कैसे बिहेव करती है और उनको क्या करना चाहिए किसी भी ऐसी सूरत हाल में, जबकि हम ऑलरेडी हालत जंग में उतर चुके हैं। तो उसमें रेस्क्यू 122 जो है एज ए इदारा एक तो अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है और अपने जो शहरी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फील्ड के अंदर मौजूद है। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर हम हाई अलर्ट के ऊपर हैं और जहाँ पे भी खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो रही है, हमें कॉल की जा रही है तो हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसी तरह अगर रेस्क्यू 122 मुल्तान की बात की जाए तो हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। हमारे तमाम जो अमला है उसकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। हम स्टेशन के ऊपर अपने रिसोर्स के साथ हर दम तैयार हैं ताकि कभी भी कोई भी नागहानी सूरत हाल अगर हमें फेस करना पड़ती है तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम हो और अपने शहरियों, अपने आर्म फोर्सेज, अपने सिक्योरिटी इदारों, उनके तहफ़्फ़ुज़ को, उनकी जो उसको रेस्क्यू करना है खुदा न खास्ता ऐसी किसी सूरत हाल में, तो उसके लिए हम वक्त तैयार हैं। आपके प्लेटफॉर्म से अवाम उन्नास से ये भी गुजारिश है कि जो मौजूदा हालात हैं इसके अंदर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई नॉलेज या ऐसी कोई तरबियत का होना ज़रूरी है जिसका इस्तेमाल करते हुए अगर खुदा न खास्ता कोई मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर अगर खुदा न खास्ता को तबाही हमें फेस करना पड़ती है, तो उस सूरत हाल में जो आपका बिहेवियर है, जो आपका तरीक़ाकार है एज अ पब्लिक, वो बड़ा मैटर करेगा। तो उसके लिए चंद हिदायत हैं आप लोगों के लिए, आपके व्यूवर्स के लिए जो मुझे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, कि सबसे पहले तो अपना जो एक सेफ जोन है घर के अंदर है, चाहे वो ऑफिस के अंदर लोग मौजूद हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के अंदर तलबा मौजूद हैं, तो अपने सेफ जोन जो है उनको डिक्लेयर करें। सेफ जोन क्या होता है बेसिकली, जब भी कोई एयर स्ट्राइक का खुदा न खास्ता में सामना करना पड़ सकता है, जैसे ड्रोन्स आजकल इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, हम उनको स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ता है, तो अपनी बेसमेंट्स अगर किसी जगह के अंदर मौजूद हैं तो खुद को उसके अंदर आपने सेव करना है, ओपन ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं रहना। इसी तरह जो विंडो हैं, दरवाजे हैं, उनसे दूर रहना ताकि अगर कोई शीशे ब्रेक होते हैं, कोई प्रेशर वेव क्रिएट होती है तो उससे आपकी इंजरी जो है उसको मिनिमाइज कर सकें आप लोग। इसके साथ साथ अपने पास कुछ आइटम्स, खुराक, स्पेशली पानी की बोतल्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें खजूर है, चना है और इस तरह के बाकी जो मेवाजात हैं, उनकी एक किट बना के अपने पास ज़रूर मौजूद रखें ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी ऐसी सूरत हाल में आप कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है, कोई चीज़ जगह मुनहदिम होती है और आप उसके अंदर आ जाते हैं, तो सर्वाइवल के लिए आपके पास कुछ घंटों का, कुछ 2 दिनों का, कुछ 1 दिन का जो है सामान ज़रूर मौजूद होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता आपको फेस करना पड़ता है कोई मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट और वहाँ पे आपको इंजरीज मिलती हैं, आपके जो शहरी हैं, आपके जो भाई हैं, आपके जो कुर्बा जवार के लोग हैं, अगर वो ज़ख्मी मिलते हैं तो उसमें आपका एज अ नेशन, आपका एज अ कौम उसमें बड़ा एक रोल हो सकता है। तो आप उसमें सबसे पहले वहाँ पे जो ब्लीडिंग कंट्रोल है उसके मनूवर्स जो हैं रेस्क्यू 122 जो आपको सिखाती रहती है गाय बगाए, उनका इस्तेमाल करते हुए ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रैक्चर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कार्डियक अरेस्ट आ जाता है किसी पेशेंट को तो आप उसको CPR परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम ड्रिल्स हम डेली बेसिस पे मसाजिद में जाके, स्कूल कॉलेजेस में जाके, मदरसों में जाके और ऑफिस में जाके, कम्युनिटी के जहाँ पे बैठने के जगह हैं वहाँ पे जाके रोज़मर्रा की बुनियाद पर रेस्क्यू 122 ये तरबियत मुहैया कर रही है और आज से नहीं कर रही, कई सालों से कर रही है। तो अब ज़रूरत है कि इस तरबियत का इस्तेमाल करते हुए जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हमने एक्टिवेट कर दिए शहर के अंदर, सिटी के अंदर और इस तरह पूरी पंजाब के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह तैयार हैं और जब भी पब्लिक को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। और इसके अलावा भी अगर पब्लिक हमसे कोई तरबियत लेना चाहती है तो हमारे तमाम के तमाम स्टेशन 24/7 ऑपरेशनल हैं, हमारे पास आएँ, हम उनको तरबियत देंगे और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे इस कौम, इस हालत जंग में जब हमारी फोर्सेस, हमारे तमाम इदारे, हमारे सिविलियन इदारे, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ऑन टोज हैं, तो एज अ कौम हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी फोर्सेस के साथ, अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हों और इस मुश्किल सूरत हाल में एज अ कौम हम अपना जो सर है उसको फ़ख्र से बुलंद करें ताकि आने वाले वक्त में जब हिस्ट्री लिखी जाए तो हमें जिंदा कौम के तौर पर लिखा जाए। बिल्कुल, हम सैल्यूट पेश करते हैं हम तमाम इदारों को जो कि हमारी डिफेंस के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए शाना बशाना खड़े होते हैं और हर वक्त अलर्ट रहते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आवाम मुश्किल में है तो फिर जितने भी इदारे हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिफेंस को यकीनी बनाते हैं, तो वो उसके लिए काम करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। फिलहाल जंग की सूरत हाल में, नागहानी सूरत हाल में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आवाम घबरा जाती है और जहाँ कोई ऐसा हादसा होता है वो सारे वहीं पर उमड़ आते हैं। फिर पता चलता है जैसे भावलपुर में हुआ कि एक अगर मिसाइल गया तो वहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए, फिर दूसरा गया तो उसके जद में वो लोग भी आगे जो देखने के लिए आए हुए थे। तो इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी, जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हम मुत्तहिद रहें एज अ कौम और पैनिक ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी ऐसा सानहा या हादसा में फेस करना पड़ता है तो हम एज अ कौम जो है पैनिक ना करें। और इससे बड़ी बात जो खबरें आ रही हैं उनकी तस्दीक शुदा खबरें जो हैं उसके ऊपर एतमाद करें, उसके ऊपर यकीन करें। जो इदारे
जो पाक फौज हमें बता रही है, हमें उसके ऊपर एतमाद करना चाहिए, अपने इदारों को बैक करना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए मुश्किल वक्त में। इसके साथ साथ एज अ शहरी अगर किसी ऐसी सूरत हाल से हमें नंबरदाज़ होना पड़ता है, ऐसी कोई सूरत हाल हमें इनकाउंटर करना पड़ती है, तो उसमें जो हमारा रिस्पॉन्स है एक जिम्मेदार शहरी का होना चाहिए। जैसे इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि वो तमाम के तमाम मनूवर्स जिसमें किसी खुदा न खास्ता जख्मी को आप देख लेते हैं, उसका जो है वो खून बह रहा है जिस्म के अंदर से, तो आप किसी साफ कपड़े को उस जख्म के ऊपर रख के उस खून को रोकने की कोशिश करें। इसी तरह अगर किसी मरीज का, किसी शहरी का आप देख सकते हैं कि फ्रैक्चर हो रहा है, उसकी हड्डी टूट गई है, तो आप उसको उसी जगह के ऊपर स्टेबल करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपके सामने कोई बंदा बेहोश हो जाता है सफोकेशन की वजह से, खुदा न खास्ता स्ट्राइक होती है, उसमें कोई आग लग जाती है, तो उसमें आग को बुझाने का जो अमल है उसमें अपना हिस्सा डालें। चाहे वो बकेट से आप कर सकते हैं, चाहे वो एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए आप उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा किसी जगह पे फंसा हुआ और आप समझते हैं कि आप उसको सेफली मुंतकिल कर सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं, तो उस दौरान आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी ऐसी चीज़ जब आप देखते हैं तो सबसे पहले इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना, 15 पे कॉल करना, 1122 पे कॉल करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम मनूवर्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप महफूज रह सकते हैं और दूसरों की जानों को जो महफूज करने का जरिया बन सकते हैं। इसके साथ साथ ख़ुसूसन रात के औकात में ब्लैकआउट्स रखें, अपनी जो गैर ज़रूरी लाइट्स हैं उनको बंद रखें, और इसके साथ साथ घरों से हम ये देख रहे हैं ना कि बार बार ऐलानात होते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसका शोर है कि अपने घर की लाइट्स, अपने गली मोहल्ले जहां भी आप रहते हैं उसकी लाइट्स ऑफ रखें। बेसिकली इसका पर्पज क्या है? जी, बेसिकली इसका पर्पज ये होता है कि जब एयर स्ट्राइक करने के लिए दुश्मन आपके मुल्क में आता है तो उसको जो ऊपर से एरियल व्यू नजर आ रहा होता है, उसमें उसकी कोशिश होती है कि जहाँ पे उसको आबादी नजर आए, जिसको जहाँ पे उसको तनसीबात नजर आए, तो उसको अटैक करने की कोशिश करता है। तो एरियल व्यू से जो अंधेरा जब होगा तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए जरूरी है कि अपना जो शहर की लाइट्स हैं, घरों की लाइट्स हैं, उसको बंद रखें। और इसमें जब हुकूमत आपको, गवर्नमेंट आपको ये हिदायत करती है एज अ शहरी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर आप जो है वो उसको उस बात को माने और फौरन से अपनी जो गैर जरूरी लाइट्स उसको बंद करें। इसके साथ साथ घरों के अंदर मौजूद रहें, गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलना, मार्केट्स के अंदर गैदर होना, जबकि हम ऑलरेडी हालत जंग में हैं, तो इस चीज़ से अवॉइड किया जाए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते जो पब्लिक है इसका अपना रोल प्ले कर सकती है। वेरी डेफिनेटली पाक फौज ने सरहदों की हिफाजत करनी है, एयरफोर्स ने, हमारे जो शाहीन है उन्होंने हमारी फिजाओं की हिफाजत करनी है, जो हमारी नेवल फोर्सेज उन्होंने हमारे पानियों की हिफाजत करनी है। लेकिन एज अ शहरी हमारा भी जिम्मेदारी बनती है बाकी इदारों के साथ साथ कि हम अपना रोल प्ले करें, चाहे वो छोटा सा भी कोई चीज़ मनूवर है, कोई किसी की छोटी सी हेल्प आउट हम कर सकते हैं, किसी की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, तो हम भी उतने हिस्सादार होंगे इस जहाद के अंदर, इस जंग के अंदर, जितने कि हमारे बाकी इदारे हैं। तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं आपके प्लेटफॉर्म से तमाम आवाम से ये इल्तमास करूँगा कि वो इन जिम्मेदारी को समझें और ऐसी किसी भी सूरत हाल में सबसे पहले पैनिक ना करें और जो ज़रूरी हिदायत उनको गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं उस पर अमल पैरा हो, ताकि हमारा जो मुल्क है, हमारी पूरी कौम है, वो इस आने से महफूज रहे और एक जिंदा कौम के तौर पर सामने आए। ठीक है बिलाल, मुझे ये बताएं कि अभी तक आप जो रेस्क्यू 1122 का इदारा है उनको क्या हिदायत जारी कर दी गई? एक तो ये कि उनकी छुट्टियां मंसूख कर दी गई, इसके अलावा कोई इस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग जो आप लोगों को दी जा रही है कि जो जंगी सूरत हाल में आप लोगों को इस तरह से मैदान में उतरना और इस तरह से लोगों की मदद करनी है? जी, बेसिकली इमरजेंसी सर्विसेज का जो इदारा है इसका बेसिक काम तो ये है कि खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसमें हमने सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना है और अपने शहरियों को उस जो एक गैर महफूज एरिया है उससे सेफ एरिया के अंदर मुंतकिल करना है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तौर पर तैयार हैं और हमारा एक कोड रेड होता है जिसका मतलब है कि हाई अलर्ट। तो हाई अलर्ट पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त जारी कर दिया गया है, जिसमें पूरे पंजाब के ऊपर जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है वो ऑन टोज हैं और पूरी सूरत हाल को हेडक्वार्टर के अंदर मॉनिटर किया जा रहा है। और हमें कहीं भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है तो हम फौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो फुली अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हैं, हमारे तमाम जो जवान हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी महाज के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर जब भी हमें किसी दुश्मन के साथ इनकाउंटर करना पड़ता है तो अपने शहरियों को, अपने जवानों को और बिलाल, मुझे सायरन का भी पूछना है कि जब सायरन बजता है इसका मतलब क्या होता है? विद इन कितने मिनट से कितने सेकंड में आप लोगों को क्या करना है? जी बिल्कुल, सायरन 3 किस्म के होते हैं बेसिकली। पहला जो सायरन होता है जो एक लंबे टाइम के लिए चलाया जाता है, उसका मतलब होता है कि अलर्ट, कि इस वक्त को खतरा जो है वो मंडला रहा है। तो उस दौरान जो पहली जिम्मेदारी बनती है शहरियों की, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, कि उस दौरान उन्हें महफूज जगह के अंदर मुंतकिल होना है। वो महफूज जगह उनका घर हो सकता है, वो महफूज जगह कोई बेसमेंट हो सकती है, मतलब ओपन जो ग्राउंड है उससे अपने अवॉइड करना है। उस दौरान तमाम जब तक वो सायरन बजते रहेंगे आप अपनी लाइट्स ऑफ कर देंगे, किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएंगे और समझेंगे कि वो खतरा है। उसके दौरान फिर दूसरा सायरन होता है, तो उस दूसरे सायरन का मतलब
मतलब ये होता है कि इस वक्त हमारे ऊपर स्ट्राइक हो चुका जी। है और इस वक्त हमारे ऊपर जो है वो शेलिंग की जा रही है, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। और इस सूरत हाल में अगेन वही तरीकाकार है कि आप अगर किसी को महफूज कर सकते हैं, किसी को ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं, किसी जख्मी को पानी पिला सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी मरहम पट्टी कर सकते हैं, तो इन तमाम मेनूवर्स का इस्तेमाल करते हुए हम इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। और तीसरा सायरन जब जो हालात जब नॉर्मलाइज होते हैं तो तीसरा सायरन बजाया जाता है और उसके बाद जो मामूली जिंदगी वो मामूल की तरफ लौट आते हैं। तो ये चीजें हैं, इनका ख्याल रखते हुए हम जो है खुद को भी सेव कर सकते हैं और अपने बाकी जो ये 3 सायरन जो आपने हमें बताए हैं, बिल्कुल आवाम को इस बारे में आगाही होनी चाहिए, तीनों सायरन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब भी कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल हो तो वो बेहतर तरीके से इन सायरन को समझते हुए बेहतर इकदाम की तरफ। जी जी